तो यहाँ पर आज का जो हमारा विषय है, वो कर्म का सीधा संबंध, जो पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, उसका जो हमारी बीमारियों से सीधा संबंध है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अशोक शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं। बीमारी मन से पैदा हो रही है। शरीर तो केवल रिफ्लेक्शन दे रहा है कि शरीर के अंदर क्या घट रहा है जिसे हम डील नहीं कर पा रहे हैं और वो बाहर किस फॉर्म में आ रहा है। और स्किन की प्रॉब्लम जितनी भी है ना, ये सारी की सारी आपके मन से जुड़ी हुई है। तो जो बर्थ चार्ट होता है ना, वो खाली प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं होता है। बर्थ चार्ट में जो ग्रह बैठे हुए हैं, तो हम उसको ऊपर एक ना बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से समझते हैं कि यार ये प्लेनेट है तो ये प्रिडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन रियल में ये होता है कि आपको जो प्लेनेटरी पोजीशन है ना, वो आपकी एक कार्मिक जर्नी है। आपका पास्ट लाइफ से कुछ चीजें आपकी जो ना, हमें कह सकते हैं कि कार्मिक अकाउंट है, कुछ जो कुछ ट्रांजैक्शंस है आपकी जो पेंडिंग है इस लाइफ में, जिसे ज्योतिष में भी करोगे आप। अपने जो भारतीय जो शास्त्र में पढ़ोगे, ऋणानुबंधन, जो ऋणानुबंधन है ना, वो आपका जन्म हो रहा है। देखो, डिसीज लाइफ में जो भी आ रही है, वो कार्मिक ही है, वो एनवायरमेंटल होती ही नहीं है। सब लोगों को शराब पीने से कैंसर नहीं होता, ठीक है? सब लोगों को स्मोकिंग करने से भी कैंसर नहीं होता। सब लोगों को पैरासिटामोल फीवर ठीक नहीं करती है, ठीक है? एक बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो जा रही है कि उसको कैंसर हो जा रहा है, उसको ऑटिज़्म हो जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बाय बर्थ ही आप डिसीज़ लेके पैदा हो रहे हो। साइंस ये एक्सप्लेनेशन दे सकती है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स ने से कुछ मिस्टेक्स हुई है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं गए, डेफिशिएंसी एक्स वाई जेड जो एक्सक्लूड। आप, मैं कह रहा हूँ, 2 बच्चे बराबर हो रहे हैं, तो फैमिली में 2 कोई मेंबर है, तो उनका जो हेल्थ पैटर्न है वो डिफरेंट है। सेम फूड खा रहे हैं, घर में सब कुछ रह रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन डिसीज़ को एक पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहता है, एक बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके चार्ट में कौन-कौन से ग्रह कहाँ-कहाँ से कनेक्ट होते हैं, कौन से हाउस उसमें कनेक्ट होते हैं, और स्किन की प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम है, कौन-कौन सी प्रॉब्लम कैसे-कैसे काम करती हैं। तो हम इसमें डिटेल में आगे बढ़े, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि मॉडर्न जो मेडिसिन है, ये कभी ट्रीट करती नहीं किसी इंसान। एलोपैथी जिसे हम बोलते हैं, मॉडर्न जो मेडिसिन है, ये कभी किसी को ट्रीट नहीं करती। ये एक बीमारी को कंट्रोल करके दूसरी बीमारी आपको हाथ में दे देती है, आपको पता ही नहीं होता है कब आपके साथ क्या हुआ। तो जो हमारे ऋषियों ने जो ग्रह है या राशियाँ हैं, उनके भी दोष हैं। जैसे आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में 3 दोष है, वात, पित्त, कफ दोष। तो आयुर्वेद में वो आयु बढ़ाने का विज्ञान है, स्वास्थ्य की परिभाषा ही नहीं समझता है मॉडर्न साइंस। उसके साथ समस्या ये है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हेल्थ क्या है। वो खाली क्या करता है, एक प्रॉब्लम है बस उसको किल करो, साइड में क्या नुकसान हुआ उसका कोई इसे नहीं पता है। तो जो ऋषियों ने ज्योतिष में जो दिया है, समझ दी है ग्रहों की या दशाओं की या तत्व जो है हमारे, वो सारे के सारे आपके आयुर्वेद के पर आधारित। और आयुर्वेद के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना कि वात, पित्त, कफ, इनका असंतुलन होगा तो शरीर में रोग पैदा होंगे। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि जब आप रोगों के बारे में पढ़ोगे ना, वात, जैसे वात है, तो वात का जो नेचर है ना, वो ड्राई है, वो लाइट है, वो कोल्ड है, वो मोबाइल है, रफ है। इसका मतलब क्या है? वो आदमी को, जब जो शरीर है उसके अंदर वो ऐसे इम्बैलेंसेस पैदा करता है, जैसे कि वो चलने फिरने में दिक्कत हो जाए, उसको ड्राइनेस उसकी बॉडी में आ जाए, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। और जब भी शरीर में वात बढ़ता है, तो आप अक्सर देखते हो जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इंसोमेनिया, एंजाइटी या प्रीमेच्योर रिंकल्स, क्रैकिंग, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही जब पित्त दोष बढ़ता है, तो पित्त दोष भी, पित्त मतलब नेचर में ना हॉट होता है, ऑयली होता है, लिक्विड होता है, इंटेंस होता है। तो जब भी ये बॉडी में बढ़ जाएगा ना, आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, डाइजेशन एंड स्किन इश्यूज क्रिएट होते हैं। क्योंकि क्या है, आप देखोगे एसिड रिफ्लेक्स है, अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, एक्सेसिव स्वीटिंग है, बॉडी ऑर्डर है, एंगर, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, ये सब के सब पित्त के रोग हैं।
ठीक वैसे ही कफ के रोग है, तो कफ जो होता है ना वो हैवी होता है, ऑयली, स्लो होता है, स्टेपल, स्मूथ होता है। तो ये जब बॉडी में इसका जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ये ना हैवीनेस देता है, मुकस क्रिएट करता है। जैसे ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हाइपोथायरॉयडिज़्म हो गया, मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो गया, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, कोल्ड, कफ, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स ना ये देता है। तो अब आप इसके अंदर एक चीज़ समझिए, ये तीनों दोष तो दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो बीमारियाँ हैं वो मनोदैहिक है, ठीक है? साइकोसोमैटिक है वो। बीमारी मन से पैदा हो रही है, शरीर तो केवल रिफ्लेक्शन दे रहा है कि शरीर के अंदर क्या घट रहा है जिसे हम डील नहीं कर पा रहे हैं और वो बाहर किस फॉर्म में आ रहा है। और स्किन की प्रॉब्लम्स जितनी भी है ना, ये सारी की सारी आपके मन से जुड़ी हुई हैं। आप जब धीरे-धीरे तो ज्योतिष में ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष क्या हमारे दर्शन भी कहते हैं, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे सारे शास्त्र एक चीज़ कहते हैं बार-बार कि भाई वो वो प योग सूत्रा में कह रहे हैं ना कि भाई ध्यान करो, समाधि लगाओ, ये प्राणायाम करो, आसन करो। तो ये जो सारी चीज़ें करने के क्या ये सब के सारे मन को कंट्रोल करने के टूल हैं। अब देखो जैसे क्या होता है, अभी कुंडली है, तो कुंडली के अंदर हमने 12 भाव है बनाते हैं हम लोग। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। तो जो उसके अंदर ना बीमारी जब पैदा होती है ना, वो छठे घर से पैदा होती है हमेशा। और 8वें घर में वो बीमारी क्रॉनिक बनती है। और 12th हाउस में जाके वो बीमारी आपको या तो मृत्यु देती है या आपको क्योर कर देती है, आप ठीक हो जाते हो। तो जिसका छठा घर अच्छा है, उसको डिसीज़ होगा ही नहीं। और जिसका छठा अब डिसीज़ क्यों नहीं हो रहा? डिसीज़ इसलिए नहीं हो रहा, हमने जब ऋणानुबंधन की बात करी ना अभी, कि देखो सब कुछ आपके पूर्व में जो करके आ रहे हो, पास्ट लाइफ से जो करके आ रहे हो, वो इस लाइफ पे कंटिन्यू होता है। और ज्योतिष में क्या है, 12th हाउस आपका इमीडिएट पास्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब ये मेरा लाइफ है, इससे इमीडिएट पास्ट लाइफ मेरा 12th हाउस है कुंडली का। अब मान लो किसी के चंद्रमा बैठा है 12th हाउस में, तो अगर मान लो वो लगभग ये मान के चलो कि 18 से 24 डिग्री है, के आस-पास है या 25 डिग्री है, इसके बीच में कहीं पर भी है। तो इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाह रहा है कि पास्ट लाइफ में इस आदमी ने सुसाइड किया है और उसका सिम्पटम इस लाइफ में दिखेगा। जब वो बच्चा इस लाइफ में पैदा होगा तो अपने चाइल्डहुड में वो क्या फेस करेगा? उसे फ़ियर रहेगा। वो डरा-डरा सा रहेगा और उसे मरने से डर लगेगा। बार-बार वो बोलेगा मुझे कोई मार ना दे। और ये उसके साथ 16-17 साल तक चलेगा। धीरे-धीरे उसकी एज बढ़ेगी जब उसके साथ वो कम होगा। तो प्लैनेट आपकी अब एस्ट्रोलजर का काम ये है कि वो चार्ट में इस चीज़ को समझे कि ये इस भाई साहब की जिसका ये चार्ट है कि उस सोल का जर्नी क्या है? उसका जो जहाँ से बिगिनिंग हो रहा है, उसका डेस्टिनी क्या है? उस तक इसको ईज़िली कैसे हम पहुँचाएँ? ये नहीं है कि वो चाहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं, ये काम देना नहीं है एस्ट्रोलजर का। आपके पास आपकी डेस्टिनी में है तो वो चीज़ सारी आपको पता चल जाएगी। आपकी डेस्टिनी डिकोड हो रही है सारी कि आपको ऐसे पेरेंट मिलेंगे, ऐसे सिबलिंग्स मिलेंगे, ऐसे बॉस मिलेंगे, ऐसे पड़ोसी मिलेंगे। आप खुद समझ जाओगे जब आपको सारे पता चल इस तरह के लोग आपकी लाइफ में एनकाउंटर होंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपको डील कैसे करना है। 50 करोड़ का कोई रेमेडी नहीं होता है, जो रेमेडी होती है वो अलग ज्योतिष है। लेकिन आप देखिए, अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो चार्ट है ना, उसके अंदर छठा घर सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके इस लाइफ के पेंडिंग कर्मास जो इस लाइफ में सबसे बड़ी ट्रबल क्रिएट करेंगे आपके लिए, वो घर है। क्योंकि कुंडली का 9वाँ घर जो है, उसका 10वाँ बनता है। 9वें घर से काउंट करते-करते वापस 6 पे आके रुकेंगे, तो 10वाँ घर बनता है। 10वाँ घर मतलब क्या है? 9वाँ घर आपके पूर्वजों का है, आपकी लीनिएज का है। और लीनिएज के कर्मा क्या है? मतलब आपके पूर्वजों के कर्मा कहाँ हैं? वो आके वहाँ पे डिकोड करने होते हैं आपको, वहाँ से पता चलता है। जिस इंसान का किसी भी
आदमी की आप चार्ट देखेंगे, उसमें अगर छठा घर खराब है ना किसी का, उसका रेमेडी नहीं होता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से प्रॉब्लम कैरी ऑन हो रही। उनको आपको पे करना ही है। अब और उनको अब कम से ही आप बैलेंस करोगे। कर्म से ही बैलेंस करोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का छठे घर में सूर्य बैठा है, तो सामान्य एस्ट्रोलॉजी में लोग प्रेडिक्शन क्या देते हैं, आप तो जॉब में बहुत अच्छा करोगे, आप तो गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, आप ना अथॉरिटेटिव रहोगे, आप वो करोगे। तो लेकिन ये सुपरफिशियल है, कार्मिक चीज़ें नहीं है। कार्मिक चीज़ें क्या है, छठे घर में जब आप आए हो, तो बार-बार आपके साथ ऐसे हमको एनकाउंटर होंगे कि आपके ईगो हर्ट होगा बार-बार, क्योंकि सन आपकी ईगो का है। अगर सन वहाँ पे मैलेफिक है ना, तो जॉब में आपका रोज़ इंसल्ट होना है। अब ये कार्मिक कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ का मतलब ये है कि ये सूर्य जो भी ग्रह आज आपको अपनी कुंडली में जहाँ पर मिला है, पास्ट लाइफ में वो ग्रह पिछले भाव में था। तो आपके छठे में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो पिछली बार ये सूर्य 5वें घर में था, और 5वां घर होता है एक्सप्रेशन का, इंटेलिजेंस का, अथॉरिटी का। तो जब पिछली बार जब आपका सन वहाँ पे था, तो आपने ज़बरदस्त अथॉरिटी का यूज़ किया है। आपने किसी का सुना ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, कार्मिक बैलेंस तो अब यही होगा ना, अब इस बार आए हो तो इस बार सुन लो फिर। अब हम करते हैं रेमेडी उसका, हम रेमेडी करके क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सन कंट्रोल हो गया, कभी नहीं होगा। वो आपको लेसन देना चाह रहा है, उस लेसन को अंडरस्टैंड करिए। वो लेसन ये चाह रहा है कि भाई आपके अंदर जो ईगो है ना, उसको बार-बार चोट करेंगे, आप फिर देखना आपको पता चलेगा, आप हैबिट डाल लो ये सुनने की। अब आप थोड़े पोलाइट हो जाओ। तो आप रियलाइज़ करो कि जो आपने दूसरे के साथ किया है, वो अब आपके साथ हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है। तब तब आपको समझ में आ रहा है, तब आपको बुरा क्यों लग रहा है। तो अब आप देखोगे बॉडी के जब हम पार्ट्स बनाते हैं ना, देखो कुंडली में क्या है, 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं। हर राशि सर से लेके आपके पैर तक, हर एक स्पेसिफिक हिस्से को रूल करती है। राशियाँ फिर भाव भी, मान लो एरीज़ है, तो एरीज़ आपका हेड है। टॉरस आपका ये वाला हिस्सा है जो यहाँ नीचे का, जो वृषभ राशि है। तो मिथुन है ना, गले का है, गले का शोल्डर का है और बाजुओं का है। तो यहाँ पे आपका कैंसर आता है, चेस्ट पे। और स्टमक और चेस्ट के जो बीच वाला एरिया है, ये लियो में आता है, सिंह राशि देखती है। तो जो वर्गो है वो स्टमक का एरिया है। स्टमक आपका बॉडी में क्या करता है? वो आपने जो भी फूड खाया उसको डाइजेस्ट करता है, और फिर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को देता है, वेस्ट इसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको दूसरे टर्म में देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये लाइफ में अगर बॉडी को हम हटाते तो क्या काम करेगा? आपकी जो 5th हाउस में इंटेलिजेंस है, छठे में जाके उसको एनालिसिस करता है इंटेलिजेंस के थ्रू चीज़ों को लाइफ में। थॉट प्रोसेस जो है आपकी, उसके अंदर आप जो भी एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं वो सारा 6th हाउस। फिल्ट्रेशन आपका 6th हाउस। तो जो भी आपका जब भी 6th हाउस में ट्रबल होगा, तो अगर आप मेंटल लेवल पे काम कर रहे हो तो क्या है, आपका थॉट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर गड़बड़ हुआ तो। और अगर आपका बॉडीली लेवल पे जाएँगे, आपका डाइजेशन खराब हुआ तो आपको कहते हैं ना आयुर्वेद में, पेट खराब है तो आपकी 1000 बीमारी आ जाएगी। पेट सही है, आप स्वस्थ रहोगे। तो पेट अब जैसे फ़िल्ट्रेशन गड़बड़ हुआ, 6th हाउस गड़बड़ हुआ, अब आपका पेट, आपका इंटेस्टाइन्स, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, अब आप डिसीज़ की गिरफ्त में आ जाएँगे। और यहाँ से डिसीज़ शुरू होती है फिर। तो 6th हाउस में किसी का प्रॉब्लम है, मान लो, ये मान के चलो किसी का चंद्रमा है, तो वो आदमी क्या फेस करेगा? उसको ना चेस्ट में कंजेशन, कोल्ड, कफ, साइनस, ये प्रॉब्लम बनेगा उसको। व्हीज़िंग आएगा, कफिंग होगा, रात को नींद नींद में प्रॉब्लम आएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, या तो ज़्यादा सोएगा या कम सोएगा, या कफ बनेगा उसको ज़्यादा चेस्ट में, म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटरी प्लैनेट है मून, और ये चीज़ उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगी धीरे। और ऐसा ही वीनस के साथ होगा जब, तो अगर मन, चंद्रमा मन का कारक है, तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होंगे आपको। ऐसे ही अगर शुक्र आया, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाएँगी, या फीमेल है तो गायनिकल डिसऑर्डर्स उसको फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही बीमारियाँ छठे घर से शुरू होती हैं। 8वें घर में जाके ना वो क्रोनिक बन जाती है, लंबी चलती है फिर।
लाइफ में आपके दुखों का, समस्याओं का जो मूल घर है वो है 8वां घर, जहाँ आप समस्याओं से पीछे भाग नहीं सकते, आपको फेस ही करनी है। तो जब 8th हाउस किसी का खराब होगा ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रोने के, और उसका रेमेडी भी यही है, वो जितना अकेले में रोएगा, वो वही रेमेडी है उसकी। उसको ये मतलब अपने आप को बार-बार रियलाइज़ करवाना है कि मैंने गलती की थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे से गलती हुई। तो जब 8th बीमारी बन रही है, 12th में जाके वो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, आपको कोई 8th है, मान लो किसी को कैंसर है, तो कैंसर को 8th हाउस रूल करेगा। लेकिन जैसे वो 12th में जाएगा, या तो ठीक होगा या ऐसे डेड हो जाएगा। ये 8th हाउस में आके पता चलेगा। तो ऐसे ही बीमारी की जर्नी है चार्ट में, 6, 8, 12 से होके चलती है वो। और दूसरी चीज़ें चार्ट में क्या होती है, कई बार आपको पता है बीमारी ठीक क्यों नहीं होती? आप चार्ट देख के पता कर सकते हो कि ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। पहला घर जो है वो वो जो घर है वो डॉक्टर का घर है, वहाँ डॉक्टर बैठता है। 7वें घर में पेशेंट बैठता है, चौथे घर में मेडिसिन है, 10वें घर में आपका जो क्या है, जो मेडिसिन है और जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, वो सारा वहाँ पर है। अब होता क्या है, किसी का अब इसमें ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है कि इनके एलिमेंट अगर फ्रेंडली हैं, दोनों हाउसेस के, तो एक-दूसरे को कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। वो क वो एक-दूसरे की बात मान लेंगे, अदरवाइज़ नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एरीज़ लगन है, मेष लगन, तो एरीज़ फायरी साइन है, 7वें घर में वाटरी साइन है, लिब्रा। तो है क्या ना, सॉरी, वो वाटरी का नाम आ रहा है, वो है उसका एरी साइन है। तो एरी और फायर दोनों साथ है, दोनों फ्रेंडली साइन, दोनों एलिमेंट फ्रेंड है। तो होगा क्या, डॉक्टर जो कहेगा, पेशेंट मान लेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स पता चल जाएगा कि डॉक्टर मेडिसिन सही नहीं दे रहा है, या ये उसके प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, या मेडिसिन में कमी है, ये पता चल जाएगा आपको। तो फिर आप उसी हिसाब से मेडिसिन आप अपना चूज़ करिए। हम आगे आपको ये भी बताएँगे कि कौन-सी पैथी आपको काम करेगी। होम्योपैथी काम करेगी, नेचुरोपैथी काम करेगी, आयुर्वेद काम करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं स्किन डिसऑर्डर्स की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक था, वो था स्किन प्रॉब्लम का। देखो, ये कुछ प्रश्न आए हैं मेरे दिमाग में जो आप भाव कहा, यदि वो आप बता पाएँ और कुछ एग्ज़ाम्पल और दे पाएँ, जैसे कि आपने अभी कहा ना कि उसने ऑथोरिटी का गलत प्रयोग किया। तो कौन से ऐसे खराब कर्म हैं मतलब इसी प्रकार के जो मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस होता है? अगर कुछ और एग्ज़ाम्पल 3-4 दे पाएँ अलग। जैसे सन है, सन को क्या बोलते हैं हम लोग, सन आदमी का ना पिता का है, आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, आपके अहंकार तत्व को लेके आता है सोल, आपकी स्टेटस को दिखाता है एस्ट्रोलॉजी में, आपकी अथॉरिटी जो रही, पावर है, पोजीशन है, गवर्नमेंट है, इसको दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति, पहले इसके हाथ में पावर थी, इसके हाथ में पावर थी और इस आदमी ने पावर का मिसयूज़ किया है, अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ है। ऐसे ही मान लो 5th हाउस में किसी के बुध आ जाता है, तो बुध है इंटेलिजेंस का प्लैनेट, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, बिज़नेस का प्लैनेट है, आपके नर्वस सिस्टम को देखता है वो। और 5वां घर जो है वो पूर्व पुण्य का है। तो ये कहना चाहता है जब बुध वहाँ पे आ रहा है, तो आपका जो बुद्धि है ना, इसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। आपने लोगों को गलत शब्द बोले हैं, लोगों को बोल के हर्ट किया आपको। आपने जो वर्ड चूज़ किए हैं ना, वो गलत बोले। आपने किसी के साथ चीटिंग की, आपने उसको बातों में उलझाया है, बातों में गुमराह किया किसी को। तो आपका मतलब ये हुआ ना कि आपकी जो बुद्धि है, आपने बुद्धि का सात्विक प्रयोग नहीं किया है। सिंपल सा है। उस अब की बार जब बुध बुध छठे में आया है, तो बुध वहाँ पे अक्सर उच्च का होता है वर्गों में, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ है, कोई प्लैनेट अच्छा या खराब नहीं होता। कोई नीच या उच्च का जो है वो कांसेप्ट अलग है। डिग्री पे डिपेंड करता है, राशि पे डिपेंड करता है, एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर प्लैनेट आपका अफ़्लिक्टेड है, नेगेटिव है, मर्क्यूरी छठे घर में भी नेगेटिव है, तो आपको स्किन का प्रॉब्लम अक्सर आएगा। आपको स्पीच डिसऑर्डर आएँगे।
स्पीच डिस्टॉर्शन किस लिए आया पिछली बार बहुत बोला था ये। इसने बहुत ओवर कम्युनिकेशन किया पिछली बार। अब की बार थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। अब की बार जाके उतना नहीं बोल पाएगा। अब की बार क्या है, पिछली बार बुध को ज्योतिष में राजकुमार का है, वो युवा है। युवा का क्या नेचर होता है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है, वो पब्लिक फेस बनना चाहता है। अब की बार क्या होगा, चेहरा जो है, चेहरे के ऊपर आपको स्किन प्रॉब्लम नज़र आएगी। आप खुद ही अवॉइड करोगे। पिछली बार आप बड़े ग्रुप में घूमते थे ना, अब की बार ग्रुप में जाने के लायक आप खुद ही नहीं जा पाओगे। आप खुद ही सर्कल को अवॉइड करोगे। तो ये आपकी, और इसमें आपको जो डेट मिलता है, डेट भी छठे घर से मिलता है, हेल्थ इश्यू भी छठे घर से मिलते हैं। तो आपको जो डेट मिलता है ना, देखो कर्ज और बीमारी, ये कार्मिक है। कौन नहीं चाहता है पैसे? कौन नहीं चाहता है पैसे कमाना? कौन मेहनत नहीं करता है? लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं बेचारे, सात्विक जीवन जीते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता, फिर भी डेट हो जाता है। डिसीज़ में खूब जिम कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमारी से सड़ के मरते हैं। अच्छा शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। ये दोनों कार्मिक कनेक्शन है। और कार्मिक कनेक्शन में जब आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे या पद्म पुराण पढ़ोगे, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो चीज़ें आप आज झेल रहे हो, ये आपके पूर्व जन्म के कारण ही आपको मिली है। जातक पारिजात ज्योतिष की बुक है, उसमें भी यही है। कल्याण वर्मा की जो है सारावली, उसमें भी है। आचार्य मंतेश्वर की जो फल दीपिका, उसमें भी है। भरत प्राशर, होरा शास्त्र, सभी में एक ही बात है। ज्योतिष है वो पूरी कर्मों को ही डिकोड करने की चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। एक किताब आती है कर्म विपाक संहिता, तो भगवान शिव का और पार्वती का संवाद है उसके अंदर। तो जो हमारे नक्षत्र होते हैं 27 होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 108 चरण बने, 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। 108 हर हर एक चरण की स्टोरी बता रखी है कि जो व्यक्ति इस चरण में पैदा होगा उसके साथ लाइफ में ये स्टोरी कटेगी और ये इवेंट होगी। और कोई भी आदमी जिसका चरण है, डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है, तो अपनी चार्ट खोलेगा और चरण पता करेगा, अपनी लाइफ की समरी मिल जाएगी वहाँ। और आप उसको कहीं पर भी उसको बाईपास नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? अब जैसे, तो अब हम ऐसे ही, तो कुंडली है आपके बारे में बहुत कुछ बता रही है, ऐसे डिसीज़ के बारे में बता रही है। तो हम स्किन की प्रॉब्लम के बारे में आते हैं। देखो, स्किन की जब भी हम बात करेंगे ना, तो स्किन के अंदर कई प्लैनेट इन्वॉल्व हैं। कई लोग आपको सिंपली छूट के बोलेंगे, बुध, स्किन का प्लैनेट बुध है जी। कोई बोलेगा जी किसके प्लैनेट जी, सैटर्न है जी। कोई बोलेगा जी वीनस है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या है, स्किन की जो लेयरिंग है, 3 लेयर है स्किन में। आप मेडिकली देखोगे तो स्किन के अंदर जो 3 लेयर है ना अपनी, ये लेयर ही काम करती हैं। इन लेयर को पहले समझेंगे, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या है। तो जैसे क्या है, पहले समझो कि वीनस है ना, वीनस करता क्या है? वीनस आपकी जो ब्यूटी है ना, आपका जो कम्प्लेक्शन है, स्किन का जो ग्लो है, जो मॉइस्चराइज़र है, अट्रैक्टिवनेस है, उसको देखता है। या ये कहे कि सॉफ्टनेस है स्किन के अंदर, रेडियंस है, चार्म है, वो देखता है। और अच्छा शुक्र, जब भी किसी इंसान की स्किन अच्छी है ना, अच्छा फेयर कलर है, या पिंपल्स कुछ नहीं है, स्कार्स कुछ नहीं है, या किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वीनस अच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट वीनस अच्छा है। अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, जो रंग कितना ही फेयर हो, वीनस में ट्रबल है। क्योंकि वो नेचुरल, वो है सिग्निफिकेटर है स्किन का। क्योंकि जो स्किन का जो ऊपरी लेयर है ना, स्किन का जो ऊपरी लेयर है, उस उसको आप समझोगे तो क्या है, देखो, जैसे मान लो स्किन की 3 लेयर है, तो एक आपका है एपिडर्मिस, जो सबसे पहली लेयर होती है। वो करती क्या है, वो आपको ना बाहर की चीज़ों से, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है। और आपका वो अपीयरेंस है, वो दिखती कैसी है, वो उसको रूल करता है वीनस और सन। सन क्या करता है इसके अंदर, सन दिखाता है वाइटैलिटी को, रेडियंस को, लाइफ फोर्स, जो
सरफेस पे जो स्किन है ना, उसके अंदर जो आपकी सेल है ना, वो डेड नहीं है, प्रॉपर है, एक्टिव है, हेल्थी सेल्स। और वीनस जो उसके अंदर जो मॉइस्चराइज़र है ना, जो नमी है, जो फ्लूइड बहता है, स्किन के अंदर जो नेचुरली रहता है, वो। तभी तो जो ये टीवी में ऐड देखते हैं ना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेचते हैं, फेयरनेस क्रीम। मॉइस्चराइज़र, क्योंकि एक मॉइस्चराइज़र का लेवल होता है स्किन के अंदर, जब तक वो प्रॉपर्ली तक आपकी स्किन ग्लो करेगी, अदरवाइज़ आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो एपिडर्मिस जो ऊपर वाला जो आउटर लेयर है ना, तो अब ये आउटर लेयर की जो प्रॉब्लम है ना, अब ये जो आउटर लेयर की प्रॉब्लम है स्किन की, वो कौन-कौन सी है? जिससे हम वीनस को करेक्ट करें और सन को करेक्ट करें, तो हम इन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। वो जैसे इसके अंदर जो आपकी डिसीज़ है ना, सबसे पहले आएगी आपकी स्किन कैंसर, सोराइसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, ये हो गया। आपको जो बार-बार लोगों को वो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, स्पेशली बारिश के मौसम में, या दाद हो गया, रिंगवॉर्म बोलते हैं जो, या इम्पेडिगो बोलते हैं जो, या एलर्जी है, रैशेज़ है, या बिल्कुल ये मान के चलो कि हाइपर रेशियोटोसिस होता है, जो खुरदरी स्किन हो जाती है। ये केवल ये बीमारियाँ हैं। अब कोई आके मेरे को ये बोले कि मेरे को पिंपल्स हो गए, तो पिंपल्स में अब एलोपैथी क्या कर रही है? मॉडर्न मेडिसिन क्या कर रही है? वो पिंपल की क्रीम दे रही है या लोशन दे रही है, वो लगा रही है आउटर पे। वो प्रॉब्लम आउटर की है ही नहीं। वो जो आपको दिया जा रहा है, वो आउटर लेयर का प्रॉब्लम है ही नहीं। आप उसको ट्रीटमेंट करते रहो। लेकिन आयुर्वेद वाले के पास जाओगे तो वो आपको बता देगा कि गड़बड़ आप कहाँ कर रहे हो। क्योंकि सन, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सन डाइजेशन का प्लैनेट है। तो इसका मतलब क्या है? और वीनस और सन रूल कर रहे हैं इस आउटर लेयर को। तो इसका मतलब क्या है? जिसको भी ये प्रॉब्लम है जो मैंने बताई है, या एक्जिमा है, या ल्यूकोडर्मिया है, या हाइपरकेटोसिस है, ये जो बीमारियाँ हैं, इसका मतलब क्या है? एक तो पानी कम पीता है, क्योंकि वीनस वाटरी प्लैनेट है। तो इसका मतलब क्या है? वाटर इनटेक कम ले रहा है बंदा। दूसरी चीज़ क्या है? इसका डाइजेशन बुरी तरह है, इसको जठर-अग्नि इसका सही नहीं है, इसको प्रॉब्लम ये हो रखा है। तो त्रिफला खाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब वो एलोपैथी की जाके मेडिसिन लेगा, 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 नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, वो उसको सरप्लस कर देगा, वो वहीं के वहीं दबा देगा, और वो ऊपर दिन बाद फिर आ जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसका है ही नहीं। तो आपका जो आउटर लेयर है, सन को और वीनस को चार्ट में देखना जरूरी है। अगर ये दोनों प्लेनेट ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैंने बताया है आपको डिसीज, जैसे कि अभी जो मैंने 5 डिसीज बताई ना, जैसे विटिलिगो हो गया, या फिर आपका फंगल फंगल इन्फेक्शन हो गया, या एलर्जी हो गया, सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर सन वीनस खराब हुआ, तो ये ही प्रॉब्लम आपको आने वाली है स्किन में। तो जो लोग 2 बातें हो गई 2 हुँ, बातें हो गई। एक तो पानी ठीक से नहीं पी रहा है, उसका जो समय है, मात्रा है दोनों। दूसरा है जठराग्नि मतलब डाइजेशन खराब है, तो ये 2 खराब होना ऑब्वियसली वो दिखेगा। और वो, और दूसरी एक चीज़ और भी कर रहा है पैरेलली, वो बहुत वो मतलब प्रोमिनेंटली नज़र आएगी आपको, वो खाने के तुरंत बाद दबा के पानी पी रहा है। हुँ, सन का और वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो यही करेगा। वो खाना खाते के साथ बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। उसको ये प्रॉब्लम तब आ रही है, और फिर बाद में पानी नहीं पीता है वो। पूरे दिन में जो वाटर इनटेक है वो कम रहेगा, लेकिन खाना खाएगा तब वो पानी पिएगा। मतलब क्या? बहुत बढ़िया। जठर अग्नि है, वो प्रॉपर नहीं है। जो स्टमक के अंदर जो फायर है, जो फूड को डाइजेस्ट कर रही है, जो उसको मेल्ट कर दे रही है, वो फायर काम ही नहीं कर रहा उसको फंडामेंटली ये प्रॉब्लम। तो इसको करेक्ट करेगा, तो ये आउटर लेयर वाला जो प्रॉब्लम है स्किन का एक पार्ट है, ये इसकी डिसीज़ है, ये ठीक हो जाएँगी उसकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जो है स्किन का, वो है डर्मिस। डर्मिस का मतलब है मिडल लेयर जो है, इसके नीचे एक लेयर और है, ठीक है? और उसके बीच में ये है डर्मिस, वो नीचे वाली लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस है, उससे ऊपर है ये लेयर। इस लेयर में क्या कर रहा है, ये काम क्या करती है, ये आपको स्ट्रेंथ देती है। पीछे आपको डर्मिस जो है मिडल लेयर, ये ही आपको पूरे स्किन को स्ट्रेंथ देती है, सेंसेशन फील कराती है, और ब्लड सप्लाई कराती है। और अब जो ब्लड है उसका प्लैनेट है मंगल, और मून भी देखता है ब्लड को, लेकिन प्राइमरी रेड है तो मंगल देखता है, और मरक्यूरी बुध। ये 2 प्लैनेट रूल करते हैं सेकंड लेयर जो है स्किन की।
जो डर्मिस है। क्योंकि मार्स आपके ब्लड को देखता है, हीट को देखता है, ब्लड सर्कुलेशन को देख रहा है और इसी के अंदर ही ये जो आपका डर्मिस है ना, ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर ही आपकी ब्लड वेसल्स है, स्वीट ग्लैंड्स है। आपको जब पसीना आता है, तो जो पसीना आ रहा है बाहर से बॉडी आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है ना, वो स्वीट ग्लैंड्स है वो यहीं से है। वो यही बीच वाली लेयर ही कवर कर रही है। जब चार्ट में मार्स खराब होगा, तो पसीना नहीं आएगा। तो आप अक्सर देखेंगे जिनका मार्स खराब होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हो या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होते और ना ही जिम में जाते हैं। फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते ये लोग क्योंकि मार्स खराब है और मार्स जब अच्छा होगा तब आदमी जॉगिंग भी करता है, जिम भी करता है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करता है, रनिंग भी करेगा, सारे काम करेगा, जिससे उसका स्वीटिंग जो है वो प्रॉपर होती है, जिससे ये लेयर उसकी हेल्दी रहती है। अदरवाइज़ ये उसको ट्रबल देता है, ये हेल्दी नहीं होती। और मर्क्यूरी जो है ना वो वेसल्स जो भी हैं, शरीर के अंदर जो पाइपिंग हो रखी है ना आपकी जहाँ पर भी, आपका चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, जहाँ पर भी आपकी नलियाँ जा रही हैं, नाड़ियाँ जा रही है, पाइपिंग जहाँ पर है वो मर्क्यूरी है। तो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको स्किन का प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम कौन दे रहा है? पहले वाले लेयर में कौन दे रहे थे? सूर्य और शुक्र। यहाँ पे आके कौन दे रहा है? मंगल और बुध। अब आप देखोगे ना अक्सर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, लोग स्किन के लिए 2 ही प्लैनेट को पकड़ते हैं, वीनस और मर्क्यूरी, तीसरा प्लैनेट को ज़िक्र ही नहीं करते स्किन के लिए, कि स्किन को ये भी रूल करते हैं। ये भी कहीं इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन है। तो जो मार्स है, मार्स और मर्क्यूरी ये जब अगर गड़बड़ होंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएँगी स्किन की प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कौन-कौन सी प्रॉब्लम आएगी। देखो, इसके अंदर जो आएँगे आपको डर्मेटाइटिस, जो डॉक्टर बोलते हैं, एक्ने, इसके अंदर आएगा रोसेसिया, सेल्युलाइटिस ये हो गया, सेल्सरोडर्मा हो गया, किलोइड हो गया, हाइपरट्रोफिक स्कैर्स हो गया, कंटीन्यूअस वेसिकुलाइटिस हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया। ये डिसीज़ जो है हेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से आता है। अब देखो, आप देखोगे कई बार पढ़ोगे, लोग कहेंगे आपको आप टीवी पे वीडियो देखोगे तो बताएँगे, बोले शनि खराब है बाल उड़ते हैं। बोला शनि खराब है तो बाल उड़ते हैं। अब बाल उड़ने के लिए कौन ज़िम्मेदार है यहाँ पर? मर्क्यूरी और मार्स। ये प्रॉब्लम आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में अगर मार्स खराब है ना तो ये प्रॉब्लम आएँगी स्किन की। और जब इंडिविजुअल चार्ट आता है ना सामने तब उसके अंदर एग्ज़ैक्ट पता चलता है कि इसको पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लो किसी के साथ चार्ट में केतु साथ बैठ गया मंगल के, तो वो ये कहेगा कि एक्ने होगा ना, वो बिल्कुल फुंसी होकर शार्प होगी। लेकिन राहु बैठेगा तो एक्ने कैसे बनेगा? राहु अगर मार्स के साथ बैठा हुआ है चार्ट में तो जो एक्ने बनेगा वो फैलेगा पूरे एरिया में। समझ रहे हो आप? अगर उसके साथ मून बैठा हुआ है, अगर मून बैठा हुआ है तो वो ना बड़ी फुंसी बनेगी और वो उसके अंदर से पानी भर जाता है, ऐसे हो जाएगी, पिंपल्स बन के। तो क्या है प्लैनेट अपना-अपना रोल प्ले करेगा चार्ट में, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, वो अपना प्रॉब्लम देके जाएगा। और हर नक्षत्र देखो 4 नक्षत्र है ना, नक्षत्र भी आपकी बीमारियों को रूल करते हैं, बॉडी पार्ट को रूल करते हैं। जिनका अश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र है और एक है शतभिषा नक्षत्र। ये 4 नक्षत्र जिनके हैं ना, उनको अक्सर स्किन का प्रॉब्लम रहता है। और शतभिषा वालों को अक्सर ये शिकायत मिलेगी कि उनको फंगल इन्फेक्शन रिपीट हो रहा है बार-बार। वो मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएँगे, फिर कभी हो गया साल 2 साल में, फिर साल 2 साल में हो गया, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो जो अब बीमारी ये जो तीसरी लेयर पे आते हैं अब हम, फिर आगे बढ़ेंगे बीमारी किस हिस्से में होती है, क्यों होती है? तो जो तीसरा जो लेयर है, जो वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या करता है वो ना, वो आपकी स्किन का फाउंडेशन है, स्टोरेज होती है जो भी वहाँ पे, इंसुलेशन का काम करता है वो। अब बॉडी में आपको जो फैट जा रही है ना, स्किन के नीचे जो फैट जो आपकी इकट्ठी हो जाती है, जो लोग मोटे हो जाते हैं, जो ओबेसिटी आती है, वो जो फैट है ना वो जुपिटर, अब जुपिटर वो फैट इकट्ठी हो जा रही है, सेल्यूलोज जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो डिसीज़ बढ़ती जाएगी। पता चलेगा आपको तो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो गई।
तो इसके लिए जो प्लैनेट रूल करते हैं ना, इसको रूल करते हैं मून, चंद्रमा, बृहस्पति, गुरु और शनि। चंद्रमा क्या करता है यहाँ पर? चंद्रमा करता है जो फ्लूइड होता है ना, या जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उनको इकट्ठा करता है वहाँ पर। अगर आप फैट खा रहे हैं, तो फैट इकट्ठी हो जाएगी। तो वो जो भी आप फ्लूइड की फॉर्म में जो भी आ रहा है ना, वो उसको स्टोर कर देगा। ये काम यहाँ पे मून करेगा। जुपिटर आ रहा है, जुपिटर कह रहा है कि वो जुपिटर को ना एक्सपेंशन का प्लैनेट बोलते हैं, रिज़र्व करता है चीज़ों को। वो चीज़ों को उनको फैलाव बढ़ा देता है चीज़ों का, फैला देगा। तो जो अगर आपका मून थोड़ी-सी फैट को इकट्ठी कर रहा है, तो जुपिटर उस फैट को फैलाएगा, तभी तो ओबेसिटी आएगी। हुँ, सैटर्न जो है, जो शनि है, वो आपको देता है स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन देता है। वो पूरा ढाँचा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर, उसको मेंटेन करता है सैटर्न। तो जब भी देखना आप एक चीज़ देखोगे ना, स्किन प्रॉब्लम वालों को ना अक्सर आप देखोगे, जिन जो अक्सर मोटे हो जाते हैं, उनको स्किन प्रॉब्लम साथ आ जाती है। ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ जुपिटर। इसमें जुपिटर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अब आपको हाइपोडर्मिस का अगर प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिसीज़ है जैसे कि आपको सेल्युलाइटिस हो गया, ठीक है? आइथी हो गया या लिपोमा, लिपोमा होता है जो अंदर ना, जैसे किसी को रसोली बोलते हैं, कोई या गाँठ बोलते हैं, जो फैट की गाँठ होती है। वो ट्यूमर होता है एक तरह का, लेकिन वो थोड़ा बेनाइन होता है, जो पेन नहीं करता है। फिर ऐसे ही पेनिकलाइटिस हो गया, ठीक है? नेक्रोटाइजिंग फेलाइटिस हो गया। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी फैट से रिलेटेड है, और ये सारी आपका स्किन की थर्ड लेयर में जाके होती है। तो अगर ये प्रॉब्लम, किसी को लिपोमा की प्रॉब्लम है स्किन में, आप देख रहे हो किसी को गाँठें हो गई हैं, शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो एक चीज़ आप तय कर लीजिए, चार्ट में सैटर्न और जुपिटर दोनों एफ्लिक्टेड है या कंजक्ट है एक-दूसरे से कनेक्टेड। ये प्रॉब्लम उसको आएगा ही आएगा, इसमें आप बच नहीं सकते। तो देखो, अब डॉक्टर्स जो होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन में है, तो यहाँ हिप्पोक्रेट्स पे को मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा-सा। जैसे कि फर्स्ट लेयर पे बुध सॉरी आपने हाँ, सन और वीनस को जो आपने बताया, तो वहाँ पे पोर्शन भी बताया कि पानी के रूप में बताया, डाइजेशन के रूप में बताया। ये जो बाकी जो 2 लेयर हैं, इसमें रूट कॉज़ और उसका एक समाधान का एक फ्रेमवर्क अगर कि इस दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपका सुधार होगा कार्मिक रूप से। जो भी आपका या आप भाव भाव में भी आपने जैसे बताया कि का कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। हाँ, जी। हाँ, जैसे तो मान लो सेकंड लेयर है, उसका मार्स और मरक्यूरी है। तो देखो, कार्मिक अभी मैं बताऊँगा आपको, आगे चल के बताऊँगा कि साइकोलॉजिकली आप देख लो बीमारियाँ कैसे और क्यों हो रही हैं। आप कौन-सी मेंटल स्टेट में जा रहे हो, तब जाके स्किन पे ये आके रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मार्स आपका चार्ट में खराब है, तो जैसे अब मान लो मार्स खराब है, तो सेकंड ईयर को रूल कर रहा है। तो मार्स किन चीज़ों का है ज्योतिष में? वो आपके भाई-बहनों का है, आपके अग्रेशन का है, एक्सीडेंट का है, सर्जरी का है, कहीं किसी तरह की कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो गई, या ब्लड शेड हो गया, या आपके सिबलिंग्स है, या आपका छोटा भाई है, फ्रेंड है, ये है, आपका वॉरियर है, वेपन है, ये सब मार्स रूल करता है। लेकिन आप बॉडीली लेवल पे देख रहे हो, तो पित्त को रूल करता है वो। तो मार्स जब भी चार्ट में खराब होता है, उसका एक कार्मिक कनेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का मान लो 4th हाउस में मंगल आया है। 4th हाउस मंगल उसे मांगलिक बोलते हैं। 4th हाउस का मंगल क्या करता है, वो ना पिछले जन्म में कहाँ था? तीसरे घर में था। इस जन्म में चौथे घर में आया है। क्या? चौथे भाव में आया है। पिछली बार में 3rd हाउस खुद मंगल को कारक माना जाता है मंगल वहाँ पे। वो करेज का ही है, वो फाइटिंग का ही है, वो सिबलिंग का ही हाउस है। तो मंगल वहाँ का लॉर्ड है। अब चौथे में आ गया है, तो फिर अब उसको आदत पड़ी हुई है ना पिछली बार की। वही डेर दिखाता है वो, वही डट के रेसिस्ट करता है, वही फाइटिंग नेचर है। लेकिन 4th हाउस फैमिली का है। फैमिली में ये चीज़ नहीं चलती। वहाँ पे आपको पोलाइट होना पड़ता है, मदर के सामने भी झुकना है, फादर है, ब्रदर सिस्टर है, सभी है, वाइफ है। तो मांगलिक को मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो जो स्पाउस है आपका, उसके साथ आप कब तक लड़ाई करोगे?
तो मांगलिक के वो लोग पूजा करवा रहे हैं, समाधान देते हैं, लेकिन उसका कार्मिक सॉल्यूशन ये नहीं है। कार्मिक सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको आदत पड़ी हुई है पिछले बार की, आपके अंदर ना थोड़ा-सा एनर्जी ज़्यादा है और आप ना हमेशा फाइटिंग मोड में रहते हो, इरिटेटेड रहते हो और आपको ना ये लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई इस टेंडेंसी से बाहर आ जाओ। अपने आप को इस बार करेक्ट कर लो, सुधार लो और वो सुधारता है नहीं, तो फैमिली में उसकी वज़ह से क्लेश होता है। अब कलह होता है, झगड़ा होता है, तो जो 4th हाउस में जिसके मंगल आता है, वो देखना फैमिली में चाहे कोई भी हो, अपनी बात रखेगा तो डट के रखेगा, चाहे कोई कुछ भी करे। चाहे फादर कितने ही खतरनाक हो, वो अपनी बात बड़े दमदार तरीके से रखेगा और पीछे नहीं हटेगा फिर वो। क्यों? क्योंकि पिछली एनर्जी उसको कैरी कर रहा है वो। इस लाइफ में उसको धीरे-धीरे डिसॉल्व करेगा बेचारा उसको। सीखेगा, समझेगा, तो समझदार एस्ट्रोलॉजर है उसको ये बोलेगा भाई अपने गुस्से को कम कर, एग्रेशन को कम कर, थोड़ा झुकना सीख ले, तेरी लाइफ स्मूथ निकल जाएगी। लेकिन हम उसे कहते हैं तू ये रेमेडी कर ले, तू ये रत्न पहन या तो उज्जैन महाकाल जाके पूजा कर, वो कर। वो अलग चीज़ है रेमेडी, वो चीज़ अलग है। उसको अल्टीमेटली देखो अपना ज्योतिष है या कोई भी हमारा जो कोर प्रिंसिपल यही है, अल्टीमेटली उसको लिबरेशन देना है। सोल का लिबरेशन अल्टीमेट वो है। तो हम हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे, हर प्लेनेट को करेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें करेक्ट कर ले, तेरा लिबरेशन का रास्ता खुलेगा। तो ऐसे ही मंगल अब आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, किसी का सूर्य आ रहा है, किसी का आ रहा है, जो भी प्लेनेट आ रहा है वो अपने साथ उस कार्मिक कनेक्शन लेके आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर है किसी का, जुपिटर 7th हाउस में आ गया किसी के, तो ज्योतिष उसको एडवाइस क्या देते हैं कि आप ना पूजा-पाठ मत करना, भक्ति मत करना, भजन कीर्तन मत सुनना, घर में मंदिर मत बनाना और कपड़े डोनेशन मत करना। तो भक्ति भाव, पूजा पाठ, ईश्वर, कीर्तन, भजन सब जुपिटर है, बृहस्पति है। शुक्र है भोग का ग्रह, सांसारिक भोग, वासनाओं का ग्रह है। जो कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े शुक्र के होते हैं। तो 7th जो हाउस है कुंडली में वो शुक्र का होता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई शुक्र की चीज़ें दो, डोनेशन मत करो, अपने पास रखो ताकि शुक्र मजबूत रहे। तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलता रहे। और तुम गृहस्थी में रह के साधु सन्यासी वाला काम करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? तो क्या करते हैं, बोलेंगे आप पूजा पाठ मत करो, खाली वो करो। लेकिन कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा तो ये बोलेगा भाई ठीक है, शादी तो तुमने बढ़िया जमा दी लेकिन इस सोल को देखा आपने, सोल को कहाँ फँसा दिया आपने। जुपिटर आया इसीलिए था वहाँ पर, बृहस्पति आया ही 7th हाउस में इसीलिए था। 12 घर में से 7वाँ घर लग 6 घर पूरे होने के बाद आता है 7वें में। मतलब 50% आपकी लाइफ बीत चुकी। तो वो ये समझाने चाह रहा है कि भाई आपने 80 अपनी 50% लाइफ जी ली है। मैं अब आया हूँ, अब आपको समझ आ गई जीवन की। अब मैं आपको मोक्ष की तरफ बढ़ा रहा हूँ भाई। इस यहाँ पे तो ये संसार में भोग में कब तक उलझा रहेगा? तू थोड़ी हिम्मत कर, मैं तेरे को 8वें घर में लेके चलता हूँ। 8वाँ घर जो है अध्यात्म का है, मोक्ष का है, गहरा भाव है वो, गूढ़ विद्याओं का है, साधना का है, ध्यान का है। वो कहता है मैं वहाँ एंट्री करवाना चाहता हूँ तेरी, लेकिन हम ज्योतिष क्या करते हैं उसको नहीं, 7वीं में अटका रहने दो जी। भोग को ही मजबूत करो, जबकि भोग हो चुका है। हो चुका है। तो बृहस्पति कह रहा है कि भाई आपको 8th में लेके जाना है। मेरा काम आपकी सोल को गाइड करना है। मैं उसको लेके जाऊँगा, मैं सपोर्ट करूँगा। तू एक बार हाथ बढ़ा, तू एक बार मेरा हाथ पकड़, फिर देख मैं तेरे को सीधा कैसे मोक्ष की एंट्री देता हूँ। लेकिन समझदार होगा तो वो बृहस्पति के साथ चल पड़ेगा। लेकिन अगर जो संसार में अटकना है उसको वो शुक्र के साथ अटका रहेगा, बोला ठीक है, अटके रहो जी। तो अच्छा, अगले जन्म में फिर आपको आप सोचोगे ना कि नेक्स्ट जब बर्थ आएगा ना आपका, ये आपका शुक्र 7th में ही मिलना है आपको। राइट। वो वो जुपिटर फिर 7th में आएगा। क्योंकि देखो यहाँ ये बैटलफ़ील्ड है। ये ना कर्म क्षेत्र है जो है ना, ये लड़ाई का मैदान है। यहाँ पे जो सामने खड़ा है ना उसे लड़ के जाना पड़ेगा। आप सोचते हो ना कि बच के निकल जाओगे, तो मरोगे और फिर वो सामने खड़ा मिलेगा। तो आपको वो एंट्री उसके साथ है ना, ऋणानुबंधन है। वो आपको एंट्री क्लोज़ करनी है तभी आप आगे मूव कर पाओगे। तो जो पार्टनर मिलता है, पार्टनर मिला ही इसलिए है कि कोई भी ज्योतिष में कोई भी ग्रह होता है ना, कोई भाव होता है, उसके ठीक सामने बैठा हुआ 7वें घर वाला ग्रह या भाव उसके अपोज़िट होता है, 180 डिग्री। तो जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, ठीक उससे अपोज़िट एनर्जी होती है नेक्स्ट हाउस में, अपोज़िट हाउस में, 7th हाउस में। तो जब
आपका मैरिड लाइफ में जब आपका पार्टनर आता है ना, तो हम पार्टनर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 100 चीज़ें कहते हैं, ये अच्छा है, बुरा है, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 7th हाउस में आपका पार्टनर देखा जाता है, स्पाउस। स्पाउस आपकी लाइफ में आया ही इसलिए है कि वो आपको करेक्ट करेगा इस लाइफ। अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो, वो चीज़ें बहुत आपको पिन पॉइंट करें, क्योंकि आपके स्पाउस के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपका 24 आवर्स ईगो को हर्ट करता रहेगा, वो आपका स्पाउस ही। वो आपको हर पॉइंट पे डिस्टर्ब करेगा। आपको बोलना नहीं आता, आपको पहनना नहीं आता, आपको खाना नहीं आता, आप घुमाने लेके जाते हैं, आप प्यार से बात नहीं करते, आप ये नहीं करते, आपको हर 24 घंटे आपको प्रेशर में रखेगा। तो वो रखने का उसका पर्पज़ यही है कि वो आप कॉन्स्टेंटली करेक्ट करने की प्रोसेस में है। अब आप खुद दूसरे नेगेटिव वे में लो तो आप उसका रेमेडी कर लो। नहीं, भई ये तो गलत है, इसे डिवोर्स ले लो, सेपरेशन ले लो, पीछा छुड़ाओ। नहीं, अरे भाई कहाँ जाओगे बच के? फिर आ जाओगे लौट के, यही मिलेगा फिर। कार्मिक करेक्शन मैंने अरे तो ये सुना था मैंने तो ये सुना था कि एक एक ईंट को गिरने से बचाओगे तो पूरा दीवार गिरेगा फिर। बचो। एग्ज़ैक्टली वही होगा कि फिर पूरी दीवार ही गिर पड़ेगी, पूरा घर ही गिर जाएगा। तो एक-एक चीज़ को वो करेक्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को करेक्ट करो। तो ये चीज़ है। अब हम ये जो लेयर थी ना, हमने लेयर को कवर कर लिया। अब हम आते हैं कि जो साइकोलॉजिकल देखो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या सॉरी स्किन प्रॉब्लम हो रही होती हैं, वो क्यों हो रही होती हैं? मेंटल लेवल पे आपके साथ क्या चल रहा है? तो जैसे अब साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके साथ क्या हो रहा है और फिर वो स्किन डिसीज़ के रूप में कैसे सामने आ रहा है? मान लो किसी को स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी रहता है कंटिन्यू, तो वो क्या करता है कंटिन्यू जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तो वो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, जो उस वो जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वो क्या करती है, वो कोर्टिसोल रिलीज़ करती है, ठीक है ना? जो सीबम होता है, जो ऑयल होता है, उसको बढ़ाती है वो। और वो जो ऑयल बढ़ता है ना, तो देखना जब आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयल आता है ना कहीं पर भी, तब ही पिंपल होता है। तो डॉक्टर आपको एलोपैथी में क्या मेडिसिन देता है, या तो फेस वॉश देगा, लो जी ऑयल क्लीन कर लो, इस पे ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं ऑयल अप्लाई करोगे आप स्किन पे, आपका एक्ने वो सही रहेगा। लेकिन कंटिन्यू स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आपका सीबम को बढ़ा रही है, आपकी स्किन में ऑयल को कंटिन्यूअस प्रोड्यूस कर रही है और वो स्किन प्रॉब्लम के सामने वो एक्ने की फॉर्म में सामने आ रहा है आपके। हम सोच रहे हैं कि ये तो कोई खाने-पीने से हो गया होगा, पता नहीं कैसे है, जो भी है डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया करो, लेकिन रूट कॉज़ कुछ और है उसका। राइट। और अब ये प्रॉब्लम कौन दे रहा है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको 70% प्रॉब्लम से मूल रिस्पॉन्सिबल होता है और 30% के अंदर होता है आपका मर्क्यूरी। अब ये 2 प्लैनेट होते हैं मून और मर्क्यूरी। अब इनके साथ जितने मैग्नीफिक प्लैनेट कनेक्ट होते जाएँगे ना, प्रॉब्लम को उतने ही इंटेंस कर देंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रूल करता है, माइंड को रूल करता है। जब भी चार्ट में मून कहीं भी आपका अफ़्लिक्टेड है, चार्ट में डिस्टर्ब है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मर्क्यूरी आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है, ठीक है? आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है, वो सारी मर्क्यूरी है। स्टडी है, पेपर है, वो सब कुछ मर्क्यूरी है। आपकी एजुकेशन है, नॉलेज है, वो सारी की सारी ये है। जुपिटर जो है, जुपिटर आपका विज़डम, आपका फिलॉसफी है, आपका जो ट्रेडिशंस है, वैल्यू है, एथिक्स, मोरालिटी, टीचिंग, ये सारा का सारा जुपिटर है। लोग जुपिटर को और मर्क्यूरी को अलग नहीं कर पाते। तो मर्क्यूरी केवल इन्फॉर्मेशन देने का टूल है बस, बुद्धि का काम सिर्फ़ है कि ज्ञान को संचित करना, बस वही इतना काम करती है। लेकिन विज़डम तो एक प्रोडक्ट है, वो लास्ट में वो तो सब कुछ मिला के लास्ट का वो तो फ्रूट है। राइट। वो तो फ्रूट है, फ्रूट आएगा तभी फ्रूट से पता चलेगा पेड़ क्या था। तो वो जो जुपिटर जब आता है ना, तो जुपिटर को आप ये मान के चलो कि ये भी साइकोलॉजी डिसीज़न मेकिंग पावर है, वो जुपिटर के अधीन है। क्योंकि आपकी आपकी विज़डम ही आपको हेल्प करती है डिसीज़न लेने में। कई बार आप क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत भी नहीं होता डिसीज़न लेने के लिए, आपका विज़डम काफ़ी होता है, बहुत केसेज़ में। आपको ज़रूरत नहीं है। तो मर्क्यूरी और जुपिटर
ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत मेन है और सबसे प्राइमरीली मून है। मून को करेक्ट करना ज़रूरी है। चार्ट में अगर मून है ना तो बहुत ज़्यादा वो देखो सन के साथ जब भी मून सॉरी शनि के साथ जब भी चंद्रमा कहीं पर भी युति में आएगा या संबंध बनाएगा या साथ कहीं बैठेगा ना, ये मान के चलिए उसको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। चाहे वो करोड़पति घर में हो, चाहे वो गरीब घर में हो, चाहे वो अच्छी जॉब में हो या अनएम्प्लॉयड हो। उसको प्रॉब्लम आएगा। मैं साइकोलॉजिकली उसका एनालिसिस होगा ना, तो वो उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर निकलेगा ही निकलेगा, ये कन्फर्म। डिप्रेशन है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है या कोई ट्रॉमा है या अपनी सेल्फ इमेज को लेके ज़्यादा इश्यूज़ है या आपको कोई भी मान लो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, कोई भी है या फिर आपको रिलैक्सेशन या हीलिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो देखो, ओवरऑल तो हम चार्ट में सिर्फ़ ये देखते हैं कि जब ये तो हमने एक जनरल चीज़ें डिस्कस की है, लेकिन स्पेसिफ़िक अगर प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, रूट कॉज़ और उसका रेमेडीज़ क्या सॉल्यूशन है, तो चार्ट मिलने पर ही पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, चार्ट में देख के भी ये पता चल जाता है आपको कि ये क्योर नहीं होना है और ये क्योर हो जाएगा और आपका चार्ट बता देगा आपको कि क्योर होगे तो बिना मेडिसिन भी होगे और नहीं होगे ना तो मेडिसिन से भी नहीं होगे। नहीं। एक दशा पीरियड है, ग्रह दशाएँ गोचर बदलेगा, उसके हिसाब से आपकी बीमारी की स्थिति बदलेगी। अब वो नेगेटिव वे में जा रही है या पॉजिटिव वे में जा रही है, वो चार्ट पे डिपेंड करता है, वो चार्ट टू वेरी करेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टि देने के लिए कि ज्योतिष की जो इतनी उलाहना होती है, जितनी बुराइयाँ होती है, राइट? कि सुपरस्टिशन की तरफ मत जाओ, तो आई थिंक वो फलित ज्योतिष में जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उसकी वजह से हुए कि ये पहन लो, यहाँ ये कर लो, यहाँ वो कर लो, राइट? लेकिन अगर हम अ, एक्शन और जो रिएक्शन है, कर्म का जो है, क्या कॉज़ है, क्या इफ़ेक्ट है, यदि उसको भी समझे तो जीवन जीने का जो तरीका है, वो भी हमारा थोड़ा सहज होगा, जो हम थोड़ा लगे हुए हैं कि क्योंकि आज अभी तक हम ऐसे ही जीवन जिए हैं, तो आगे भी हमें ऐसे ही जीना है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें एक अच्छी एक दृष्टि देने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू।